और नाज़रीन 3 रोज के अंदर वफाकी आईनी अदालत ने 2 सुप्रीम कोर्ट के फैसले ओवरटर्न किए हैं। एक तो नस्ला टावर की डिमोलिशन का फैसला और दूसरा आज जो फैसला सामने आया है वो मुनाल की जो डिमोलिशन का फैसला दिया गया था साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से। और आज जो वफाकी आईनी अदालत हैं उन्होंने ये फैसले को ना सिर्फ कलअदम करार दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उन्होंने कहा, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने अपने रिमार्क्स में, कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से नुकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। केस दायर करना या नजरसानी करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। फैसले में वो कुछ लिखा गया जिसका फसाने में जिक्र ना था। फैसला पढ़ा तो अंदाज़ा हुआ बहुत कुछ अदालती कार्रवाई से बाहर का लिखा गया। इसी पर गुफ्तगू होगी और साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी कॉलम लिखा है और उस कॉलम में उन्होंने एक सवाल ज़रूर आयद किया है कि आज लॉयर्स मूवमेंट पाकिस्तान में क्यों नहीं नज़र आती, वाई देयर इज़ नो लॉयर्स मूवमेंट इन पाकिस्तान टुडे। सो इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन करें हाफिज़ एहसान खोखर साहब, सीनियर माहिर कानून, एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस खोखर साहब। और हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं आबिद जुबैर साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सीनियर आप माहिर कानून हैं। जुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ खोखर साहब, आप चूँकि यहाँ मौजूद हैं, आज ये जो फैसला आया है वफाकी आईनी अदालत की जानिब से और जो ये ओवरटर्न किया गया, और जिस तरह मैंने कहा कि 3 रोज़ में ये 2 फैसले डिमोलिशन के हवाले से, आज के भी इस फैसले के रिवर्स करने की वजह आपको क्या नजर आ रही है? अलीना, मैं इसको थोड़ा सा ना ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में जाऊंगा, चूंकि फैसला जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का आया है तो फिर उसको उन पैरामीटर्स के अंदर जाना चाहिए, फिर हम इस पे आएंगे। आपने 2 फैसलों की बात की है, एक नस्ला टावर वाला है, उसमें हमारे दोस्त जुबैरी साहब भी लॉयर थे और वो किस तरह जाके अदालत को कहते थे कि आपने एग्जेक्टिव ओवरसाइट नहीं करनी, जुडिशल ओवर रीच नहीं करना, चूँकि इनका जो मैटर नस्ला का था वो तो उस केस का हिस्सा ही नहीं था। यानी कि ओरिजिनली केस किसी और चीज़ का था, मलीर का था। फिर उसकी हाई कोर्ट्स के अंदर जो है वो फैसला हुआ, उन फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लोग चले गए और उस दौरान एक नस्ला टार जो जनरल एक ऑर्डर था कि कराची के एनक्रोचमेंट्स जो हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। और उसके बाद फिर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ फैसला किया, फिर उसको रिव्यू डिसमिस किया, फिर उसकी एग्जीक्यूशन भी करवाई और उस एग्जीक्यूशन के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत ने एक फ़ैसला दिया। इसका भी इसी तरह आया कि एक मैटर किसी न किसी जगह जो है वो कोर्ट्स में पेंडिंग था, उसको कॉग्निजेंस लिया गया 184(3) के नीचे जाके। जब वो लिया गया उसके बाद एक फ़ैसला आया, उस फैसले के ऊपर रिव्यू को डिसमिस किया गया और फिर उसकी एग्जीक्यूशन भी करवाई गई। एक 2021-22 का है, दूसरा जो है वो 24-25 का आपको नज़र आएगा। लेकिन बुनियादी तौर पे ये है लीना कि जहाँ जहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है या आपकी रिटन लेजिस्लेशन होती है, उसके अंदर ये है कि आपके सर्टन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं और वो प्रिंसिपल ये होता ये है कि अदालत का काम तशरीह करना है, अदालत का काम एग्जेक्टिव रोल का इख्तियार नहीं है, अदालत का काम एग्जेक्टिव ओवरसाइट फंडामेंटल राइट्स के कॉन्सेप्ट के अंदर है, लेकिन मॉनिटरिंग जो है वो अदालत का काम नहीं है। अदालत जुडिशल रिस्ट्रेंट करती है, अदालत के पास आप अल्टरनेट रेमेडी के लिए आपका फोरम है, एक्चुअल फोरम्स पे आपको जाना चाहिए, पॉलिटिकल क्वेश्चंस पे आपको नहीं जाना चाहिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर ये है कि आपको री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्लीडिंग से बाहर नहीं जाना चाहिए, प्रेयर से बाहर नहीं जाना चाहिए, रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जाना चाहिए। लेकिन 15-20 साल से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से लेके जो है एंड तक वो करती रही। मैं आपको सर्टन एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, फिर उस पर नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान स्टील मिल का केस आया, प्योरली एक प्राइवेटाइजेशन का इशू था जिसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया। आज तक हम उस विशियस सर्कल से नहीं निकल रहे। उसके बाद आपके सामने रेकोडिक का आया। रेकोडिक केस के अंदर जो है वो हम लोग दुनिया को 10, 12, 14 अरब डॉलर जो है हम पे डाले आर्बिट्रेशन के अंदर। यूसुफ रजा गिलानी का फैसला आया, फिर हमने समोसा थे उसके ऊपर हमने रेगुलेट करने की कोशिश की, प्राइसिंग के ऊपर गए, पेट्रोलियम पे गए, आर्टिकल 63 पे गए, 62(1)(f) पे गए जो डिस्क्वालिफिकेशन है। फिर हम उसके बाद जो है वो चले गए आपके पास रिजर्व सीट्स के अंदर जो है तो और मिलिट्री को। तो मैं ये समझता ये हूँ कि अदालतों ने जो थी जो आइनी तशरीह से निकल के जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को जो चेंज किया, या उसके बाद जो जुडिशल रिस्ट्रेंट करनी चाहिए थी वो नहीं की, या पॉलिसी मैटर्स जो है उसके अंदर उसका आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से जो है एक आपको वो सिग्नल्स आ रहे हैं कि अदालत ने आज भी जो है बुनियादी तौर पे 5 चीजें। नंबर 1 ये है इंस्टीट्यूशनल रेगुलेटरी मैकेनिज्म अदालत का काम नहीं है। नंबर 2 अदालत जो है वो पॉलिसी मैटर्स में नहीं, अदालत का काम गिराना, बनाना या तोड़ना नहीं है।
अदालत का काम जुडिशियल रिस्ट्रेंट है और अदालत का काम यह है कि जो उसके सामने मैटर है उसका फैसला करे। तो ये इस तरह के फैसले आपको आइंदा भी नजर इसलिए आएंगे क्योंकि बुनियादी तौर पे ये था कि पहले आपके पास एक ही अदालत थी जिसने वो फैसले किए, उसका एक रिव्यू आया और आप चुप करके बैठ गए। अब ये है कि दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आएंगी लीना। एक ये कि फैसले बिल्कुल ठीक हुए हैं, अभी भी ठीक हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि आएगा और मेरा ख्याल है कि उस पर बहस भी आएगी कि क्या अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू के अंदर किसी केस को डिसमिस कर दिया है तो उसके बाद फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट किस तरह उसको इन्वोक कर सकती है। ये वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट अदरवाइज जो है कि अब और उसकी जस्टिफिकेशन वो देंगे कि उन्होंने किस तरह उसको टेकअप किया 27 अमेंडमेंट के बाद जो है। लेकिन असल चीज ये है कि जिन चीजों के ऊपर अदालत ने आइडेंटिफाई किया इन दोनों केसेस के अंदर वो मुनासिब तौज़ी है, मुनासिब इंटरप्रिटेशन है और मुनासिब ऑब्जर्वेशन है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जितने भी लॉयर्स हैं वो इस सारी चीज को सपोर्ट करेंगे। मैं जुबैरी साहब, ये बात क्या दुरुस्त है कि तमाम जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो इस फैसले को दुरुस्त भी समझेगी, लेकिन और जो बुनियादी सवाल उठाया जा रहा है कि नुकसान आखिर कौन भरेगा, फिर ये भी जुबैर साहब जरूर इस पर रोशनी डालिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो माजी के फैसले थे या उन फैसलों से अखज़ जो उसूल थे, क्या वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं होंगे? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली आपके आखिरी सवाल का मैं आपको जवाब दे दूं कि 27वीं तरमीम के बाद, आईनी तरमीम के बाद किसी भी कोर्ट के फैसले आईनी अदालत पे बाइंडिंग नहीं होते। तो चाहे सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले हैं वो आईनी अदालत में आर्टिकल 189 की अमेंडमेंट हो गई है। नंबर 1। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुनाल का केस है। पहले एक बात मैं आपको बताता चलूं, ये जो हर बड़े प्रोग्राम्स हो गए नस्ला टावर के ऊपर, ये जो जजमेंट आई है नस्ला टावर के केस में नहीं आई है, क्योंकि मैं तो वकील था उसमें। नस्ला टावर बेचारे उन लोगों रिहायशियों का 43 फैमिलीज थी जिनके फ्लैट्स थे वहां, और वो अलग प्रोसीडिंग्स थी। उसके अंदर फैसला, उसमें हमारा रिव्यू भी डिसमिस कर दिया था कोर्ट ने, और मैं समझता हूँ बहुत ही नाइंसाफी और जालिमाना फैसला था और बड़ी ज्यादती हुई है। और उसमें देखिए, उमन वकील होता है, आदमी कहता है अपने क्लाइंट की मौकिल की बात करता है कि बिल्कुल सही कह रहा है। मैं आपको हल्फन की बात करता हूँ कि जी उसके अंदर कोई इलीगैलिटी नहीं थी, और उसके बावजूद कोर्ट ने हमारी इस्तदा को मुस्तरद करते हुए उसमें डिमोलिशन का ऑर्डर कर दिया। अब हमें देखना है कि हम उसके, अब क्योंकि ये फैसला आ गया, एक बड़ा अच्छा फैसला आया है, ये दूसरी प्रोसीडिंग उसमें भी मैं वकील था, ये जो भी जो फैसला आया है इसके अंदर भी उन्होंने एक जनरल ऑर्डर पास कर दिया कि जितनी इलीगल बिल्डिंग्स हैं वो कराची में उनको सबको ढा दिया जाए, उसको तोड़ दिया जाए। और उन्होंने कमर्शलाइजेशन पे भी दे दिया। पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी शहर में हमारे खत्म हो गई कराची में, और ये बड़ा खुश आइंद फैसला है। और इसमें जस्टिस आमिर फारूक का बेहतरीन नोट किया, और जो एडिशनल नोट है जस्टिस अरशद हुसैन का, वो भी पढ़ने वाला है, वो एनवायरमेंटल का लॉ के ऊपर, कि जी तो वो खत्म हो गया। 110 इंडस्ट्रीज हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुंसलिक होती हैं। तो आप सोचिए कि कितना एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए जरूरी होती है कंस्ट्रक्शन एक शहर का। तो कराची शहर एक्सपेंडिंग शहर है और बिल्डिंग्स का शहर। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूं, कोर्ट ने कहीं कोई लाइसेंस नहीं दिया है कि एसबीसी हमारा जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल है सबसे करप्ट, वन ऑफ द करप्ट डिपार्टमेंट्स है। और देखिए, रिट पिटीशन जो दाखिल की जाती है, एग्जेक्टिव ओवररीच, एग्जेक्टिव फेलियर टू परफॉर्म आईन और कानून के हिसाब से फैसले करना उसके खिलाफ, तो ये कह देना कि जी सिर्फ आपके पास कोई अब चारा नहीं रह गया, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, इलीगल नक्शा पास कर दिया एसबीसी ने, तो वो उसके लिए अभी भी दाद रसी के लिए और आपके पास पिटीशन का रास्ता खुला है। कोर्ट ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते, लेकिन कह रहे हैं कि इनकी अथॉरिटी होती है, इनको करना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं करते अपना काम कानून के हिसाब से, तो एक पार्टी जा सकती है अदालत। तो लेकिन ये जो फैसला है, अब हमें देखना है कि इसको कैसे। अच्छा, मुनाल का जो फैसला आपने अभी डिस्कस किया, मुनाल का फैसला अभी बिल्कुल एक पर्सनल जैसे वहां नस्ला को तोड़ा गया अपनी पर्सनल अना के लिए, मुनाल का फैसला पिछले वो सहूलतकारी चीज। और चूंकि जुबैर साहब ये कतल कलामी की माफी, और चूंकि आज जस्टिस हसन रिजवी साहब के रिमार्क्स में उन्होंने ये भी कहा कि फैसला पड़ा तो अंदाजा हुआ, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ये बिल्कुल पर्सनल था, उन्होंने कहा कि फैसला पड़ा तो अंदाजा हुआ बहुत कुछ अदालती कार्रवाई से बाहर का लिखा गया है। सो इसको क्या एक चार्जशीट समझा जाए साबिक चीफ जस्टिस काजी ईसा के खिलाफ? उसके खिलाफ तो इतनी चार्जशीट है कि तो खत्म ही नहीं होगी अगर लिखनी शुरू कर दी जाए। उस तो मुल्क के आइन को तबाह करने में भी उस आदमी का सहूलतकारी चीफ जस्टिस का हाथ था। लेकिन यहाँ तो फिर पर्सनल होकर इन्होंने फैसला किया, जैसे बल्ले के केस में किया। सारे पर्सनल, देखिए कीना नहीं रखना चाहिए। आप इंसाफ कुर्सी बैठे, वो भी चीफ जस्टिस हैं, तो आपको इंसाफ कानून हक, कोई भी पार्टी आपके सामने आ जाए, आपको उसका इंसाफ और कानून के, देखिए हो सकता है गलती हो जाती है इंसान से, लेकिन इसका अजाला क्या है। अब नस्ला टावर के वो लोग, मेरा जो क्लाइंट थे, वो जो ओनर थे, वो मर गए।
उनका वो तो जिंदगी चले, वो तो बाकी जो लोग थे उसमें एक खातून का भी इंतकाल हो गया था बेचारी रेजिडेंट का इस शौक की वजह से, उसकी जिंदगी और ओनर की जो नस्ल, लेकिन अभी भी ये वैल्यूबल, बहुत वैल्यूबल प्रॉपर्टी है, लेकिन उठा के सिंध गवर्नमेंट को दे दी गई। आज उसको बेचा जाए और उन लोगों को उसके पैसे दिए जाए, वो जो बेचारे घर से क्योंकि देखिए वो ओनर्स बन जाते हैं, जब फ्लैट्स बन जाते हैं तो ओनर जो जिसकी जमीन होती है खत्म हो जाता है, उसकी मैक्सिमम छत पे उसका राइट होता है थोड़ा सा, लेकिन जमीन में तो सब जो रेजिडेंट्स होते हैं उनका हक हो जाता है। जैसे हम किसी बिल्डिंग में बैठे हैं, जब मेरा ऑफिस है, मैं इसका ओनर हूं, तो मैं जमीन का भी रेलिवेंट हद तक ओनर हो जाता हूं। तो ये अब जमीन अवेलेबल मौजूद है। अच्छा, आप बताए सितम जरीफी, उसके पीछे अब इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है कराची में, आप अगर आए आप देखिए दसरा के पीछे इतनी बड़ी बिल्डिंग बन चुकी है। तो ये इनको बेच के उनको कराया इस तरह। मुनाल के आप देखिए, मुनाल को आज जीत तो गए, लेकिन देखिए अभी उनको जमीन नहीं मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, एक तो जो उनके वकील थे उन्होंने कोई बात की तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी हम आईन और कानून के हिसाब से फैसला करेंगे, आपकी तारीफ करने की हमें जरूरत नहीं है। ये भी मैंने पढ़ा, अभी वो जजमेंट तो आई नहीं है। दूसरी बात है, इतने लोगों की उससे रोजगार मुंसलिक था, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, वो वापस नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो फेडरल कोर्ट ने ये कहा कि वो ट्रायल कोर्ट में फैसला होगा जाके। तो अभी ये खत्म नहीं है, कल से मुनाल नहीं खुल रहा, या जमीन उनको नहीं मिल रही, क्योंकि आप देखिए इसमें जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड था उसने इंटरवीनर बनी थी खातून, और वही खातून जो थी उनकी वजह से ये फैसला हुआ था। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं साबिक चीफ जस्टिस को कोर्ट भी करना चाहूंगी खोखर साहब, क्योंकि इसी मुनाल केस में साबिक चीफ जस्टिस साहब ने करार दिया था कि एक अवामी मकाम पर एक कमर्शियल सरगर्मी रेस्टोरेंट की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो इस बुनियाद पर फैसला सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात से तजावुज़ कैसे हो सकता है? एक चीज़ ये है कि बात सीधी सी है कि किसका काम है, ये CDA का काम है या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का काम है? ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का काम है? सुप्रीम कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो इन चीज़ों को ये नहीं कह रही कि हमने आंखें बंद कर ली हैं, या वो चीज़ जो जगह हैं या जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी आंखें बंद कर लें। असल इशू ये है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स आज भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर जाके वो फैसले कर रही है, या किस जगह कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्टिन्यूस मेंटेनेंस मॉनिटरिंग जो है, आपने कहा कि ये एक्शन गलत है, बस खत्म होगी ना बात, उसके बाद आप उसकी मॉनिटरिंग भी करें, आप उसके मुतालिक इम्प्लीमेंटेशन भी करें। और आपने देखा है ना, ये मॉनिटरिंग जो आप देखें कि आपने एक फैसला किया, और मैं ये समझता हूं कि इस तरह के जो बड़े बड़े फैसले थे उन्हीं को एक प्रैक्टिस भी थी कि जो चीफ जस्टिस का बेंच था वो रिव्यू के अंदर खुद नहीं बैठते थे, वो लीव अलोन कर लेते थे कि अगली चीजों पे जाया जाए। अभी भी आप ये देखें ना कि जुबैरी साहब आज मेरे साथ इस चीज के अंदर मुत्तफिक हैं कि दोनों फैसले जो थे सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावुज था। तो मतलब ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट को सेक्रोस्टैंड करके रख लेना कि ये गलत काम कर ही नहीं सकते, या जो उन्होंने फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक है, वो प्रिंसिपल ये। और मैंने जो आपसे कहा कि दुनिया भर के अंदर जो है 5 प्रिंसिपल्स आपके इकट्ठे हैं कि अदालत का काम प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स है, अदालत का काम ये नहीं है कि पॉलिसी एग्जीक्यूटिव और उसके अंदर जाके करना। दूसरी चीज अलीना इसके साथ जो मैं इंपॉर्टेंट समझता हूं, मुझे मुतासरीन के लिए रेमेडी के भी हवाले से मैं देखे ना कि आपने 6 साल से बेचारे वो जलील हुए, यहाँ पे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो आपकी बंद हो गई, अब आपने उनको एक नए चक्कर के अंदर डाल दिया, अब वो अदालतों के चक्कर के अंदर लगाई। आपने वो काम ही क्यों किया कि जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है कि आपको वो कॉन्सिक्वेंस देखना पड़े कि जिसके अंदर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं उसको ओवरटर्न करने की नौबत, और इस तरह के बहुत सारे फैसले हैं। और आप भी मानते हैं कि ये साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ, काजी फैज़ ईसा साहब के खिलाफ एक चार्जशीट है, उनके रोल पे सवाल आ गया है। बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आपका इख्तियारात के अंदर रह के काम करना है तो आप उसके मुताबिक करें। अब ये है कि चूंकि हमारा एक और ट्रेंड भी बन गया था, वो ये था आप देखें और भी मैं आपसे ये बताऊं कि इफ्तिखार चौधरी साहब से लेके जो है साकिब निसार साहब तक, और उसके बाद जो है बंदयाल साहब तक, या उसके बाद जो और भी जजेस इसके अंदर हैं, क्या वो सारे फैसले जो हैं वो आइन और कानून के अंदर किसी जगह उन्होंने ठीक किया है, किसी जगह उन्होंने ओवर रीच किया है। लेकिन ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल री राइटिंग या आप जुडिशरी को स्टेट विद इन अ स्टेट का कॉन्सेप्ट दे दें कि मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट या ब्रेकिंग ऑफ गवर्नमेंट जो है या एग्जीक्यूटिव का जो रोल है उसे आप ओवरटर्न करके तो अपने आप को उसको अडॉप्ट कर लें, मेरा ख्याल है कि ये अदालतों का मुनासिब नहीं। और जिस तरह आर्टिकल 189 के अंदर आया है, ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में भी बाइंडिंग है और ये जजमेंट पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स के अंदर भी है। हाई कोर्ट्स भी जो है वो ये नहीं है कि रिट के अंदर जाके जो है आप ऑफिसर्स जो हैं या आप जो लोग हैं उनके राइट्स की बजाय जो है आपको एक ही और रिटर्न कर लें। और मैं आपको कई ऐसी एग्जांपल्स देता हूं जो डेली हमारी हाई कोर्ट्स के अंदर, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी आ गई है
कि आप प्लीडिंग से बाहर नहीं जा सकते, आप सुओ मोटो नहीं ले सकते और आप प्रेयर से बाहर नहीं। तो एक हेल्दी एक्सरसाइज है, हमें इन चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए और अदालतों को जो है फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करते हुए अपने इख्तियारात कानून और आइन के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। मैं जुबैरी साहब क्विकली मुझे आपसे ये जानना है कि अब ये इन दोनों इमारतों के जो मुतासरीन हैं उनके पास क्या रेमेडी है, वो किसके पास जाकर अपना एक जो माली मुआवजा है वो डिमांड करें? देखिए, नस्ला टावर के जो लोग हो गए उनके तो देखिए हम अभी रिव्यू कर रहे हैं इसको कि किस तरह से हम ये या तो सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट जाके कोई एप्लीकेशन दे, क्योंकि हमारा रिव्यू एक कानून ये होता है सेकंड रिव्यू लाई नहीं करता। तो लेकिन हम अगर जैसे अभी खोकर साहब ने फरमाया कि एहसान भाई ने कि ये इसमें कोई एप्लीकेशन थी, आई थॉट कि मुनाल का ये रिव्यू था जो आज चला है, हो सकता है अगर इसमें कोई दूसरे तो हम उसको भी रिव्यू करके फिर देखते हैं कि उसमें गवर्नमेंट के पास की जमीन दे दी गई है तो गवर्नमेंट से इनके जो मालकान यानी जो 43 लोग हैं, 43 खानदान है, उनको मिलनी चाहिए फौरन और फिर वो डिसाइड करें अपना फैसला कि इसको बेचें या क्या करें। क्योंकि आज इनका जुबैरी साहब का तो केस इसलिए स्ट्रॉन्ग है कि जिन दो ऑर्डर्स की बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर को गिराया या उसके बाद जो है उस रिव्यू को डिसमिस किया, जब वो स्ट्रक्चर या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने कहा है कि वो दोनों ऑर्डर जो 18-19 के गलत थे, तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चर स्टैंड नहीं कर सकता एंड दे हैव अ राइट टू कम टू द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कि जनाब ये है कि टेक्निकली अदालत ने जो है वो रिव्यू की तरफ नहीं गई लेकिन स्ट्रक्चर जो है उस पे उन्होंने कर दिया, दे हैव अ राइट टू गो देयर एंड कैन गेट अ रिलीफ। एहसान भाई मैं आपकी करेक्शन कर दूं जरा आपकी इजाजत से अदब के साथ, वो दो ऑर्डर जिनका जिक्र है ये फेडरल कोर्ट के वो 815 में है, हमारे केस में नस्ला टावर के केस में नहीं है वो दोनों ऑर्डर्स। नहीं सर, आपके केस में नहीं है लेकिन उस केस की बुनियाद के अंदर नस्ला टावर को ड्रैग किया गया था। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, उस पे नहीं हुआ था सर, यही मिसकंसेप्शन आ रहा है, लोगों ने पढ़े नहीं है बॉर्डर। असल में वो बॉर्डर से नस्ला टावर का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जो प्रिंसिपल सेट कर दिया फेडरल कोर्ट पे, अब हम रिव्यू कर रहे हैं कि वो किस तरह से नस्ला टावर के ऊपर या उनके लोगों को उसके जो उनके साथ ज्यादती उसका अजाला किया जा सके। जिस तरह मुनाल वाले हैं, अब देखिए उनको आज उनका होल्ड कर लिया कि गलत ऑर्डर है, लेकिन उनको वो अब फेडरल कोर्ट ने कहा कि जी उनके जो केसेस पेंडिंग है ट्रायल कोर्ट में, वहां जाके अपने राइट्स एस्टेब्लिश करें। तो मुनाल वालों को जगह नहीं मिल रही आज के ऑर्डर से, तो अब वो उनका रिव्यू करने की जरूरत है। मैं जो देखना चाह रहा हूं कि मुनाल में रिव्यू सेकंड रिव्यू तो नहीं था या क्या रिव्यू था, तो फिर हमारा नहीं। अभी हमें देखना है किस तरह से नस्ला टावर वाले लोग फायदा उठा सकते हैं इसका कि जुडिशियल ओवर रीच थी, गलत फैसला था, तो वो हम उसको हम रिव्यू करेंगे उस तरह से। लेकिन वो जो दो ऑर्डर आप जिक्र कर रहे हैं वो नस्ला टावर मैं सर एक लाइन वो ये है कि जिस 2015 का केस कर रहे हैं उसके नीचे जो ऑर्डर किए गए थे पूरे कराची से रिलेटेड किए गए, उस रेशो की बुनियाद के ऊपर जो ऑर्डर अगले दो आए थे उसका उससे एडवांटेज लिया जा सकता है। राइट, बिल्कुल राइट। जुबैर साहब, अब मैं ब्रीफली एंड आई एम इंस्ट्रक्टेड टू रैप अप क्योंकि वक्त जो है वो बड़े तेजी से गुजर गया है। जुबैर साहब मुझे बताइएगा कि जस्टिस रिटायर्ड अतहर मिनल्लाह साहब ने जो आर्टिकल लिखा, जो कॉलम उन्होंने लिखा है, उसमें वो सवाल ही उनके कॉलम का टाइटल है व्हाई देयर इज नो लॉयर्स मूवमेंट इन पाकिस्तान टुडे, लेकिन साथ ही वो सियासतदानों पर भी ये जिम्मेदारी उन्होंने कहा है कि ये आयद होती है सबसे ज्यादा कि वो आइन का दिफा जो है ये सियासतदानों की जिम्मेदारी है। जुबैर साहब, क्यों नहीं कोई वुकला तहरीक हमें नजर आ रही है? देखिए, वुकला तहरीक मैंने आपसे कई प्रोग्राम करे जिसमें आपने पूछा, देखिए वुकला तहरीक है लेकिन असल में वुकला डिवाइडेड है। एक है एस्टेब्लिशमेंट वाले वुकला, वो कंट्रोल में है हमारी बार काउंसिल्स के और पाकिस्तान बार काउंसिल के, तो वो वहां से वो उस तरह से वो जो सपोर्ट जो पहले बुकला ये मुतहद थे वो नहीं है, नंबर वन। दूसरी बात है बुकला तहरीक जो चली थी उसमें सियासी जमातों का बड़ा हिस्सा था, आपको याद होगा लोगों ने मार्च किया वकीलों के साथ जब कुछ मुड़े। इस दफा वो जो सारी फॉर्म 47 की हुकूमत आई हुई वो सब उनके साथ मिले हुए हैं, तो वो जो सरकारी टोला है बुकला का और ये जो पॉलिटिशियंस है वो एक तरफ हो गए, एक जमात है वो दीवार से लगा दी गई है। उसका जो हाल है उनके हमारे प्राइम मिनिस्टर का आज वो जमात भी यकीनी तौर पर बड़े सवालात रेज हो रहे हैं कि शायद फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से अगर फैसले ओवरटर्न होने का सिलसिला एक हवा चल पड़ी है तो क्या पता उनका जो निशान छीना गया था। नैब केस के अंदर जो है वो फोरम कॉन्स्टिट्यूशनल था, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से वो बार बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, तो राइट फोरम जो है मेरा ख्याल है उनके लॉयर्स फोरम को एडवाइस तो करें ना, आप जाएं तो सही। लेकिन देखिए वो आज यही पॉइंट कोर्ट ने जस्टिस मजहर की बेंच ने उठा दिया है कि क्या उनकी ज्यूरिसडिक्शन है नहीं, अब लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। हो सकता है वो मुड़ के कहते हैं कि नहीं आप फेडरल कोर्ट जाएं, लेकिन अब क्योंकि मैटर सब जुडिस है, अब कोर्ट ने यही पॉइंट रेज कर दिया जो खोकर साहब कह रहे हैं, तो आप इंतजार कर लेंगे वो क्या कहते हैं।
राइट कोकर साहब, और लॉयर्स मूवमेंट में आप अग्री करते हैं कि एक डिवीजन नजर आती है लीगल फ्रेटर्निटी में? एटलीस्ट इस पॉइंट पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने तो इकट्ठे कर दिया आप लोगों को। है कि जहां पे ऊपर प्रोसीजरल फोरम एपलेट चेंज किया जाता है उसका इतलाक इंस्टेंट होता है और उसके लिए किसी इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं। अब दूसरा ये है, मेरा ख्याल है आपको इस पे एक लंबा प्रोग्राम करना चाहिए कि क्यों सेकंड मूवमेंट नहीं है। नंबर एक ये है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट जुबैरी साहब जो है, पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो है वो लॉयर्स एक फैसला करती है, अगर मेजॉरिटी को फैसला करे तो उसको एस्टैब्लिशमेंट के साथ कनेक्ट करना जो है वो मुनासिब नहीं है। ये बात नहीं है कि पाकिस्तान का मेजॉरिटी लॉयर्स जो है वो इस बुनियाद के ऊपर नहीं आ रहा। एक चीज, दूसरा ये है कि लॉयर्स मूवमेंट के अंदर 5 ऑब्जेक्टिव्स है। एक ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारी अदलिया आज़ाद होनी चाहिए, हमारी अदलिया जो है इस मुल्क के अंदर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस करना चाहिए, रूल ऑफ लॉ के लिए काम करे, मेरिट्स के ऊपर अपॉइंटमेंट्स की जाएं, और फाइनली ये है कि जो भी मामलात हैं उसको आइन और कानून के नीचे हल किया जाए। अब ये वो चीज़ें हैं जो बड़ा ही क्वेश्चन मार्क है कि क्या 15-16 साल जिस लॉयर्स मूवमेंट के अंदर गए उसके अंदर जुडिशरी का इंडेक्स ऊपर गया या नीचे गया, क्या उसके अंदर लोगों को इंसाफ मिला, क्या जो जजेस निकाले गए वो लॉ और कानून के मुताबिक थे, 115 जजेस निकाले गए, या इस दौरान 15-16 साल जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो मेरिट पे हुई हैं, क्या वो फैसले जो थे पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बजाय जो थे जुडिशियल सुप्रीमेसी पे गए, तो क्या एज ए स्टूडेंट लॉ जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज ने एक्सेप्ट किया या नहीं किया। तो सिर्फ पिक्चर की एक साइड जो है मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं है। और जिस आर्टिकल का आप जिक्र कर रहे हैं डेफिनेटली जुबैरी साहब उसको पढ़ेंगे, उसके अंदर एक पिक्चर का साइट है, और जब एक पिक्चर की साइड जो है उससे रिफ्लेक्शन रिजल्ट्स की नहीं आती तो मेरा ख्याल है कि दूसरी साइड्स का मौकफ जो है वो मेजॉरिटी की बुनियाद के ऊपर कहना कि मुनासिब नहीं है, मेरा ख्याल है कि वो ठीक नहीं है। राइट, थैंक यू सो मच कोकर साहब, जुबैर साहब बहुत शुक्रिया। मुझे एक यहीं पर ही ब्रेक शामिल, और नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।